देखो कंस्ट्रक्टर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। कॉपी कंस्ट्रक्टर को छोड़ करके अभी ये केवल देख लो कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है। हमने बोला था ना टॉपिक बचा है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक ही नाम से कई सारे कंस्ट्रक्टर बने हैं। ठीक है। मान के चलो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रैक्टिकली तुम लोगों को चीजें दिखाते हैं थोड़ा। मान लो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर ये बना। ठीक। बन गया। मान लो हम लोगों ने फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाया। ऊपर वाला 0 आर्ग्यूमेंट का है लेकिन नीचे वाला क्या है, 1 आर्ग्यूमेंट का है। हाँ है ना। फिर हमने मान लो एक कंस्ट्रक्टर और बनाया। और ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये मान लो 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। समझ गए। फिर मान लो नीचे आप लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर और बनाया। ठीक। तो अब अगर ध्यान से देखो तो मेरे प्रोग्राम में कितने कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है, 4। अच्छा कंस्ट्रक्टर है तो नाम तो सेम होगा, टेस्ट के नाम से ही बनेगा। लेकिन चारों में डिफरेंस क्या है, लेंथ। है ना। पैरामीटर की लेंथ। इसमें पैरामीटर की लेंथ कितनी है, 0। इसमें पैरामीटर की लेंथ कितनी है, 1। इसमें कितने पैरामीटर की लेंथ है, 2। और इसमें पैरामीटर की लेंथ क्या है, 3। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब ही ये होता है कि जब हम यहाँ पर नीचे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे हम लोगों ने नीचे ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट के नाम से, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पर 2 पैरामीटर पास करते हैं, मान लो पास कर दिया 101 कॉमा 201, तो ये बताओ कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, थर्ड वाला, ये वाला। क्यों, क्योंकि 2 पैरामीटर इसी को चाहिए थे। अगर हम लोग यहाँ पे 3 पैरामीटर देते तो बताओ कौन सा वाला कॉल होगा, थर्ड वाला। क्योंकि उसी को चाहिए फिर था। फोर्थ वाला होगा। अब अगर यहाँ पे एक ही पैरामीटर दे फोर्थ। और कोई पैरामीटर ना दे तो, समझ गए, आया समझ में। यानी जितने आर्ग्यूमेंट पास करोगे ऑब्जेक्ट बनाते समय उसी से रिलेटेड कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, यही कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। आगे समझने की नहीं आ गया। अरे हाँ है ना बता। डिफॉल्ट में इसकी वैल्यू कैसे होगी? क्या चीज बेटा। तो जैसे कोई भी वैल्यू अगर नहीं देंगे तो डिफॉल्ट में क्या आएगा इसका आंसर? अगर हम कोई वैल्यू नहीं देंगे तो ये वाला कॉल होगा ना। डिफॉल्ट में तो 0 लेते हैं और स्ट्रिंग में नन लेते हैं। भाई अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं पास कर रहे हो तो ब्लैंक वाला आपने बना रखा है ना, ऊपर वाला कॉल हो जाएगा। इन केस आपने ये वाला ना बनाया होता तो अब दिक्कत होती, अब एरर आती। समझ रहे हो। मान लो इसको हम सेव कर देते हैं, एक पल को हमने सेव कर दिया, सीएमडी खोला, सीडी डेस्कटॉप, नहीं सीडी वन ड्राइव फिर डेस्कटॉप, सीडी वन ड्राइव, सीडी डेस्कटॉप। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जावा सी स्पेस, फाइल का नाम क्या है, टेस्ट डॉट जावा। आगे ये रख, क्या दे रहा है, नो सुटेबल कंस्ट्रक्टर फाउंड फॉर टेस्ट। क्लियर। गोविंद आया समझ में कि नहीं आया। क्लियर। आगे भैया। हाँ। अगर हम लोगों ने यहाँ पे 10 पास कर दिया, पहला वाला कॉल हो जाएगा। अब आंसर अभी कुछ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, हमने लिखा ही नहीं उसके अंदर, कुछ ब्लैंक है ना। हमने तो लॉजिक समझाया, लिख तो तुम लोग खुद भी सकते हो। क्लियर, डन, हाँ या ना। हाँ। यस। अब एक चीज याद रखो, तुम लोगों को मैंने इंस्टेंस और स्टैटिक का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, याद है। इंस्टेंस के लिए कंडीशन क्या बताई थी, ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी होता है। और स्टैटिक के लिए कंडीशन क्या बताई थी, स्टैटिक कीवर्ड लगाना जरूरी होता है ना। इंस्टेंस और स्टैटिक दोनों ही क्या है, क्लास के अंदर डायरेक्ट आते हैं, किसी के अंदर नहीं आते। बस इंस्टेंस डायरेक्ट लिख दिया जाता है और स्टैटिक जो है वो स्टैटिक कीवर्ड के साथ लिखा जाता है। क्लियर। अब देखो, हाँ। इंस्टेंस ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक क्या है। तो इंस्टेंस ब्लॉक आर यूज टू राइट लॉजिक एग्जीक्यूटेड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कहा यह जा रहा है कि इंस्टेंस ब्लॉक जो होता है वो लॉजिक लिखने के लिए बनाया जाता है, तो चलो ये बात तो हमको पता है कि इंस्टेंस ब्लॉक लॉजिक लिखने के लिए बनाया जाता है। दूसरी बात यह है कि वो लॉजिक एग्जीक्यूट बेटा तब होते हैं जब ऑब्जेक्ट बनता है। समझ गए। इंस्टेंस ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑटोमेटिक इंस्टेंस ब्लॉक क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। और ये किस लिए बनाया जाता है, लॉजिक लिखने के लिए, सीधी सी बात। इट एग्जीक्यूटेड ऑन टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, की अगर 10 बार ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इंस्टेंस ब्लॉक भी 10 बार चलेगा। ठीक। वी मेक एन नंबर ऑफ इंस्टेंस ब्लॉक इनसाइड अ क्लास, की एक क्लास के अंदर 10 ऑब्जेक्ट बनाओ, चाहे 20 ऑब्जेक्ट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होती ना। और इंस्टेंस ब्लॉक क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे हम उतनी बार चल जाएंगे। तो अब चाहे एक इंस्टेंस ब्लॉक बनाओ, चाहे 10 बनाओ, चाहे 100 बनाओ, अगर तुमने एक इंस्टेंस ब्लॉक बनाया होगा
तो ऑब्जेक्ट जब बनाओगे तो एक ही कॉल होगा। अगर तुमने 5 इंस्टेंस ब्लॉक बना रखे हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट से 5 कॉल हो जाएंगे, यानी वो सारे के सारे कॉल होंगे। समझ गए ना? मतलब एक परिवार में अगर 4 लोग हैं, समझ रहे हो ना, और शादी का कार्ड जा रहा है, तो एक शादी कार्ड जाएगा तब भी वो 4 लोग जाएंगे, दूसरा शादी कार्ड जाएगा तब भी वो 4 लोग जाएंगे। मतलब ये तो डिफॉल्ट है कि इस घर में शादी कार्ड आया तो चारों को जाना है। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट बनाया है तो ये सेट है कि चारों को चलना है या 5 को चलना है, 10 को चलना है, जितने हैं सबको चलना है। बात करें, क्लियर लॉजिक समझ में आया? हाँ है ना? हाँ ये क्लियर है। यस सर। रन एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन ओनली, कि इंस्टेंस ब्लॉक जो होता है वो केवल तब चलता है जब ऑब्जेक्ट बनता है। इंस्टेंस ब्लॉक डिक्लेयर इनसाइड अ नॉर्मल कर्ली ब्रैकेट। अब इंस्टेंस ब्लॉक बनाने के लिए कोई बहुत ज्यादा टीम टामड़ा कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लॉजिक लिख दो, जैसे ये लिखा है, कर्ली ब्रैकेट बनाया, अंदर अपना लॉजिक लिख दिया, बात खत्म। जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उतनी बार इंस्टेंस ब्लॉक चलेगा, तो समझ में आ ही गया। इफ दिस मेथड यूज्ड इन एनी कंस्ट्रक्टर, सो फर्स्टली प्रिंट दिस मेथड देन एग्जीक्यूट इंस्टेंस ब्लॉक। कह रहा है कि अगर किसी प्रोग्राम में या किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस मेथड अवेलेबल है, ठीक, और उस प्रोग्राम के अंदर इंस्टेंस ब्लॉक भी अवेलेबल है, तो पहले कौन चलता है, दिस मेथड चलता है, बाद में इंस्टेंस ब्लॉक चलता है। यानी कहा यह जा रहा है कि दिस में और इंस्टेंस ब्लॉक में प्रायोरिटी किसकी है, प्रायोरिटी है दिस कीवर्ड की। इसकी। इंस्टेंट ब्लॉक तो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाता है अब ये कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट, जो। अभी तक तुमने दिस नहीं पढ़ा था इसलिए कह सकते थे, लेकिन अब तुमने दिस पढ़ लिया। समझ गए? स्टैटिक की कंडीशन क्या है, स्टैटिक ब्लॉक रन एट अ टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। स्टैटिक ब्लॉक कब चलता है, स्टैटिक की डेफिनेशन हमने बताई भी थी। देखो इंस्टेंस को मेमोरी कब मिलती है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे। स्टैटिक को मेमोरी कब मिलती है, क्लास लोडिंग के टाइम पे, याद है ना सबको? इंस्टेंस विल हाँ गेट याद है ये मेमोरी तो। व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट, स्टैटिक विल गेट मेमोरी व्हेन वी कॉल अ क्लास, या व्हेन क्लास इज लोडेड, हाँ या ना? और हम्म। यानी कि अगर देखा जाए तो स्टैटिक ब्लॉक केवल एक ही बार चलेगा, रन ओनली वंस। स्टैटिक ब्लॉक क्या होगा, केवल एक ही बार चलेगा, क्यों? क्योंकि पूरे प्रोग्राम में क्लास तो सिर्फ एक ही बार लोड होती है ना। कब लोड होती है, जब बाइट कोड से ऑब्जेक्ट कोड बनता है। भाई पूरे प्रोग्राम में आप क्लास कितनी बार लोड करा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी आपने जावा सी टेस्ट डॉट जावा लिखा, तो सोर्स कोड आपका बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बाइट कोड डॉट क्लास के नाम से होगा, हाँ या ना? अरे होगा कि नहीं होगा? अब वो अगर तो हम यहाँ पे जावा टेस्ट लिख रहे हैं तो वही वाली क्लास फाइल ही तो तुम रन कर रहे हो, तो कितनी बार रन हो रहा है, एक ही बार तो रन हो रहा है, स्टैटिक ब्लॉक केवल एक ही बार चलता है। ऑब्जेक्ट जितनी बार चाहो उतनी बार बना लो। अब इसका एक प्रैक्टिकल भी देखते हैं। अब स्टैटिक लिखने के लिए क्या कंडीशन है, सेम वही कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिख दोगे वो आपका स्टैटिक कहलाएगा, बशर्ते शर्त इतनी है कि आगे स्टैटिक सब लिखा होना चाहिए। अगर ये स्टैटिक सब नहीं लिखा है तो ये इंस्टेंस कहलाएगा। क्लियर? क्लास क्लियर। कैन हैव मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक, एक क्लास के अंदर जितने चाहो उतने स्टैटिक ब्लॉक बना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोग्राम फॉर इंस्टेंस ब्लॉक, और नीचे इसी तरह से होगा प्रोग्राम फॉर स्टैटिक ब्लॉक, दोनों को समझ क्या करना है। बिफोर कंस्ट्रक्टर इंस्टेंस ब्लॉक विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, कह रहा है कि अगर तुम्हारे प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर भी बना है और इंस्टेंस ब्लॉक भी बना है तो पहले कौन चलेगा, इंस्टेंस ब्लॉक चलेगा, बाद में कंस्ट्रक्टर चलेगा। क्लियर? if n number of instance block are given then its execution will be top to bottom। अगर एक प्रोग्राम के अंदर आपने 10 इंस्टेंस ब्लॉक बना रखे हैं तो 10 चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑर्डर क्या रहेगा, टॉप टू बॉटम रहेगा ऑर्डर। जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार इंस्टेंस ब्लॉक चल जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो इस प्रोग्राम में, हम्म, ये बच्चे प्रोग्राम भी गलत नोट करते हैं ना, लाइक गलत नोट करा इसने प्रोग्राम पर। सुनो, हम बता रहे हैं। मान लो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया, क्या बनाया सत्यम, कंस्ट्रक्टर बन गया। फिर हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर और बनाया। क्लियर? और नीचे हम लोगों ने ये इंस्टेंस ब्लॉक बना दिया। समझ गए? तो ये हम कमेंट भी लिख दे रहे हैं, ये हमारा क्या है, या मैसेज लिख दें सीधा अंदर, डायरेक्ट मैसेज ही लिख देते हैं, कुछ भी मैसेज लिख दो। हम यहाँ पे मैसेज कुछ और लिख दे रहे हैं। हमने यहाँ क्या लिख दिया, मैसेज क्या लिख दिया, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। कोई दिक्कत? यहाँ भी क्या लिखेंगे, समझ गए? और ये हमारा क्या है,
यहाँ क्या लिख देते हैं, समझ गए। अब इस प्रोग्राम के अंदर अगर एक एनालिसिस करें, तो एनालिसिस हमें ये बताओ कंस्ट्रक्टर कितने बने हैं, दो, हाँ या ना। ये भी कंस्ट्रक्टर है और ये भी कंस्ट्रक्टर है। और अगर देखा जाए तो इस प्रोग्राम के अंदर इंस्टेंस ब्लॉक कितने बने हैं, एक। तो अब ये बताओ पहले कौन एग्जीक्यूट होगा। और एक इंस्टेंस चीज वाला और है, पहले होगा। एक चीज और है, सुनो। हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो उसके अंदर 10 पास कर रहे हैं, तो कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, जीरो सेकंड वाला, वाला दूसरा वन वाला वाला। सर कंस्ट्रक्टर चलेगा, सिंटैक्स वाला। लेकिन जो होगा वो इंस्टेंस ब्लॉक पहले आएगा। अच्छा एक चीज और सुनो, मान लो हम लोग हमने दोनों के लिए ऑब्जेक्ट बना दिया, अब क्या होगा। सीक्वेंस वाइज पहले जीरो आ गया। लेकिन मान लो हम कह रहे हैं कि पहले हम वन वाले को कॉल करना चाह रहे हैं, बाद में उसको कॉल करना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत। अब बताओ आंसर क्या आएगा इस प्रोग्राम का, कोई बता सकता है। सबसे पहले क्या मैसेज आएगा। पहले तो ये वन आर्गुमेंट आएगा। ना, गलत। मैंने अभी एक चीज बताई थी, उस बात को ध्यान में याद रखना। क्या, ये वाली बात, बिफोर कंस्ट्रक्टर इंस्टेंस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, कि कंस्ट्रक्टर के पहले कौन एग्जीक्यूट होता है। इंस्टेंस ब्लॉक। इंस्टेंस। तो अब बताओ क्या आएगा पहले। इंस्टेंस ब्लॉक ही प्रिंट आउट होगा पहले। पहले मैसेज ये वाला प्रिंट होगा, लॉजिक ऑफ इंस्टेंस ब्लॉक, हाँ है ना। फिर कंस्ट्रक्टर उस हिसाब से चलेंगे जिस हिसाब से तुमने ऑब्जेक्ट बनाया होगा। तो पहले तुमने किसको कॉल किया है, फर्स्ट ऑर्डर इसको। फिर तुमने किसको कॉल किया है, जीरो। तो यानी आंसर आएगा लॉजिक ऑफ इंस्टेंस ब्लॉक, वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर और जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। सेव करके रन करा के दिखा दे रहे हैं एक बार। वेरिएबल टी इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेन मेथड, अच्छा सॉरी, दो दो है ना, T1 T2 कर दो। पहले क्या आ रहा है, लॉजिक ऑफ इंस्टेंस ब्लॉक आ रहा है, हाँ है ना। भी जाहिर सी बात है, तुमने कंस्ट्रक्टर बना के ऑब्जेक्ट बनाया, उसको कॉल तो कर रहे हो, लेकिन उसके पहले कौन कॉल होगा, ये। मतलब अगर एक प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर और इंस्टेंस ब्लॉक दोनों हैं, तो इंस्टेंस ब्लॉक पिताजी हैं। जब भी कंस्ट्रक्टर को बुलाओगे यानी बच्चों को बुलाओगे, तो पहले बाप को बुलाना पड़ेगा, तब बच्चे जाएंगे। समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है, देखो पहले पिताजी आए, तब उनका बच्चा गया। दोबारा फिर वही होगा, जब तुम इसको कॉल करने की कोशिश करोगे तो ये पहले नहीं चलेगा, इसकी मजाल नहीं पहले चलेगी। पहले कौन चलेगा, इंस्टेंस ब्लॉक। यानी जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उतनी बार इंस्टेंस ब्लॉक चलेगा, बाद में कुछ और होगा। क्या सबको ये थ्योरी समझ में आई, लॉजिक समझ में आया, हाँ या ना में जवाब दो। हाँ। ठीक है, गोविंद का हाँ, बाकी हाँ लोग सर। बताओ। चंदन, हाँ हाँ ठीक है सर। पक्का कोई दिक्कत तो बता दो। नहीं ठीक है। कुछ पूछना हो तो पूछ लो, हमें लग रहा है तुम्हें कुछ डाउट है, बताओ। पूछ लो कि कोई दिक्कत है क्या किसी पॉइंट पे, तो बताओ, बता दो नहीं बात। ठीक। ठीक है, गोविंद हाँ भैया। आ गया। हाँ भैया। हर्ष और सुमित, हाँ सर समझ अभी में मैं आया। अभी ज्वाइन किया है सर, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। अब अच्छा एक चीज समझो, अगर देखा जाए, मान लो यहाँ पर हम एक इंस्टेंस ब्लॉक और बना देते हैं। यहाँ पर हमने मैसेज लिख दिया लॉजिक ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ब्लॉक, और यहाँ पर हमने एक मैसेज लिख दिया लॉजिक ऑफ सेकेंड इंस्टेंस ब्लॉक। अब बताओ आंसर किस वे में आएगा। सीक्वेंस वाइज पहले पहले क्या आएगा, पहले पहले फर्स्ट। पहले बनाएगा, पहले फिर फर्स्ट लॉजिक वाला आएगा, फिर बनाएगा। सेकंड आएगा, हाँ फिर फिर उसके बाद आएगा ये वन जीरो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट। फिर उसके बाद जीरो आर्गुमेंट। पहले वन आएगा बेटा, पहले तुम वन आर्गुमेंट वाले को कॉल कर रहे हो। हाँ, पहले वन आएगा, उसके बाद जीरो आएगा। देखो आंसर ऐसे लॉजिक। आएगा, तुमने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो, लेकिन उसके पहले इंस्टेंस ब्लॉक चलेंगे। अब लेकिन कहा जाए तो ग्रैंडफादर फादर दोनों है, तो ये दोनों पूरा सेट जाएगा ना। पहले ये सेट प्रिंट होगा, फिर तुम जिसको बुलाना चाहते हो वो प्रिंट होगा। दोबारा फिर ऑब्जेक्ट बनाया, सेम वही बात,
कि पहले ये सेट प्रिंट होगा, बाद में ये प्रिंट होगा। आया समझ में? ओके सर। देखो आ रहा है। पासवर्ड क्या था गैलेक्सी इसका? हाँ है ना? कोई दिक्कत किसी को? लेकिन सर यहाँ पे आप दोनों तो हो रहे हैं ये एग्जीक्यूट, वन इंस्टेंस ब्लॉक और सेकंड। बेटा मैंने थ्योरी यही तो बताई है, समझाओ। बताओ क्या बताया? नहीं, पहले ये बताया कि जितने भी इंस्टेंस ब्लॉक हैं पहले वो प्रिंट आउट होते हैं, देन उसके बाद जितने भी कंस्ट्रक्टर है वो रनअप पे आएंगे। जैसे कि पहले वन वाले बाई वन केस पे में रन होगा। जिस T1 को रनअप किया हुआ है, तो उसके पहले दोनों के दोनों जितने भी आपके इंस्टेंस ब्लॉक है वो सीक्वेंस वाइज प्रिंट आउट होंगे। फिर आपका टेस्ट 1 वाला जो आएगा, T1 वाला, वो उसका वो कंस्ट्रक्टर को बुला लाएगा अपने वाले को, वन फिर आर्ग्यूमेंट देन, वाले को। हाँ फिर फिर जब टी दोबारा ऑब्जेक्ट बना रहे हो फिर वही बात, फिर से दोनों इंस्टेंस ब्लॉक पहले चलेंगे, बाद में उससे 0 से 8। रिलेटेड कंस्ट्रक्टर चलेगा। समझ गए? ओके। तो हम लोग बेसिकली जब कोर जावा पढ़ते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि प्रोग्राम का फ्लो क्या है। कोर जावा के पढ़ने के दौरान आप बेसिकली लॉजिक समझेंगे, लॉजिक बिल्ड कैसे करा जाता है, साथ ही साथ आप ये सीखेंगे कि आपने जो कुछ भी अभी तक किया है उसका फ्लो क्या है। फ्लो समझना है बेसिकली, आप ये समझ के चलो। क्लियर? ओके। अब देखो, अगर हम स्टैटिक ब्लॉक बना देते हैं, अब स्टैटिक ब्लॉक को थोड़ा समझ लो। लिखा गया है, वी कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल इन द प्रोग्राम बाय यूजिंग क्लास नेम। हमको पता है कि स्टैटिक वेरिएबल को हम जब यूज करते हैं तो क्लास का नाम यूज करते हैं। ठीक। अब ये क्लास टेस्ट है, प्रोग्राम हम ये वाला बना रहे हैं। पहले दो स्टैटिक वेरिएबल लिए गए, फिर स्टैटिक मेथड बनाया गया। तो मेन मेथड भी स्टैटिक ही होता है, तो उन्होंने कहा कि अलग से स्टैटिक ना बनाओ, मेन मेथड ही बना दो, क्योंकि वो भी तो स्टैटिक ही होता है। ठीक। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा तुम लोगों को सारी चीजें एक बार में रिवीजन कराते हैं। चलो देखो, मान लो हम लोगों ने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए। स्टैटिक में इंट एक्स इक्वल्स टू 100, फिर स्टैटिक में इंट वाई इक्वल टू 200। कोई दिक्कत? फिर हम लोगों ने एक काम किया, पब्लिक स्टैटिक वाइड में, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, स्ट्रिंग मार्क्स। समझ गए बच्चों? अब सुनो, अगर हम चाहते हैं एक्स और वाई को हमें यहाँ पे प्रिंट करना है, तो स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक एरिया में प्रिंट कर रहे हो, कोई बहुत बड़ा तोप तो करना नहीं है। तो हम कैसे कॉल करेंगे उनको? यहाँ पे क्या लिखेंगे क्लास के नाम से ना, टेस्ट डॉट एक्स आएगा ना? अरे बोलो। और हाँ टेस्ट सर। डॉट वाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? अब इतना पहले रन करा के देख भी लो। आगे 100 200 सही आ रहा है। मान लो हम एक काम करते हैं कि हमने यहाँ पे एक इंस्टेंस ब्लॉक बना दिया। ये हमारा लॉजिक हम किसका लिखने जा रहे हैं? इंस्टेंस ब्लॉक का। क्लियर? और मान लो इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर हम एक काम करते हैं, चलो ठीक है सुनो, हमने यहाँ पर एक मेथड बनाया। देखिए तो कुछ करा गया है। अच्छा इंस्टेंस ब्लॉक नहीं, इंस्टेंस मेथड बनाया गया है। चलो इंस्टेंस मेथड बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हम लोगों ने एक इंस्टेंस मेथड बनाया, किस नाम से बनाया? M1 के नाम से। अब एक चीज सुनना, इस मेथड को हम इंस्टेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके आगे स्टैटिक नहीं लिखा। कंस्ट्रक्टर तो ये है नहीं, क्योंकि इसका नाम तो कुछ और ही है। हाँ है ना? तो ये क्या है? इंस्टेंस ब्लॉक है नहीं, क्योंकि इंस्टेंस ब्लॉक अगर होता तो केवल इतना लिखा होता। तो ये है क्या? इंस्टेंस मेथड है। अब ये पहचानना सीखो कि इंस्टेंस ब्लॉक है कि इंस्टेंस मेथड है। ठीक है? कि कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर अगर होगा तो क्लास का नाम और इनका नाम सेम होगा। इंस्टेंस ब्लॉक अगर होगा तो उसका कोई नाम थोड़ी ना होता है। तो अगर नाम भी है, क्लास के नाम से अलग है, तो जाहिर सी बात है वो मेथड है। क्या सबको मेरी बात समझ में आई? हमने क्या बताया? अभी क्लियर है। कंस्ट्रक्टर जो सर ये भूल जाएंगे कहीं पे, नोट में नहीं है क्या? अभी रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे, तो इन पॉइंट को पढ़ के आप लोग लिख लीजिएगा आराम से। होता क्या है ना कि मतलब ठीक। ये जितना भी हम कुछ बता रहे हैं इतना सब कुछ लिख पाना संभव ही नहीं है। ठीक है? ठीक है। और अभी आपको पता है, अभी जब आपका 1 महीना हो जाएगा कोर्स का,
तो आप खुद ही इतना हमको बता पाएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको जो रिकॉर्डिंग भेजी जाती है उनको आप पढ़ के नोट्स जरूर बनाइए। ठीक। ठीक है। हाँ। अब एक चीज बताओ जरा चंदन सोच के, ये दोनों वेरिएबल स्टैटिक हैं, इनको आप यहाँ पे कॉल करा सकते हो, कैसे कराओगे? क्लास का नेम यूज करो सर। नो 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 नो, ये एक्स और वाई हम यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं, तो स्टैटिक वेरिएबल इंस्टेंस एरिया में कैसे प्रिंट होंगे ये बताओ। वो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस है। ना भाई, स्टैटिक के केस में मैंने बताया था कि चाहे स्टैटिक को स्टैटिक में ले जाओ, चाहे स्टैटिक को इंस्टेंस में ले जाओ, आपको क्लास के नाम से ही कॉल करना है, याद आया? बोल रहा था। याद आया कि नहीं आया? हाँ सर। यानी ये दोनों वेरिएबल स्टैटिक थे, और इनको हम इंस्टेंस मेथड में लेके जाना चाहते हैं, तो स्टैटिक वेरिएबल को अगर आप इंस्टेंस मेथड में लेके जाना चाहते हैं तो आपको क्लास का नाम यूज करना पड़ेगा, और स्टैटिक को अगर स्टैटिक में भी रखना है तब भी आपको क्लास का नाम यूज करना पड़ेगा, ये याद रखो। लेकिन अब हमको एक चीज बताओ, इंस्टेंस मेथड है, ये भाई साहब अपने आप नहीं चल जाएंगे। अभी हम इस प्रोग्राम को अगर रन करा के दिखाएं भी, तुम लोग खुद देखना कि मेथड वाला लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं होगा, नहीं हुआ, केवल इतना लॉजिक एग्जीक्यूट हुआ है, कितना है ना? मेथड यानी कि फंक्शन, है ना, या कहा जाए नौकर, तो नौकर कब एग्जीक्यूट होता है? जब उसको कॉल करते हैं। अब हमको ये बताओ, ये मेथड कैसा है ऑनलाइन वालों? ये मेथड इंस्टेंस है, हाँ या ना? हाँ सर। अगर इसको कॉल करेंगे तो मेन मेथड के अंदर ही करेंगे, बोलो हाँ या ना? यस सर। अब मेन मेथड के अंदर अगर बिल्कुल। कॉल करोगे तो इंस्टेंस मेथड को स्टैटिक एरिया में कैसे कॉल करते हैं? मेथड को कैसे? भाई इंस्टेंस को स्टैटिक में कैसे कॉल करते हैं? डायग्राम याद करो। एक क्लास नेम से। ऑब्जेक्ट बना के। प्रोजेक्ट बना के। याद आया? हम्म। हाँ याद आ ओके गया। सर। तो ऑब्जेक्ट बनाओ पहले यहाँ पे, टेक्स्ट टी इक्वल टू न्यू टेक्स्ट, बन गया ऑब्जेक्ट, हाँ या ना? हम्म। हम्म। अब M1 को बुलाने कौन जाएगा? ऑब्जेक्ट। सही है, आएगा आंसर कि नहीं आएगा, आप बताओ। प्रोग्राम का फ्लो प्रोसेस। समझ पा रहे हो मैं कैसे प्रोग्राम बना रहा हूँ, हाँ या ना? अभी हम आपको उतनी ही चीजों में घुमा रहे यस। हैं, इंस्टेंस स्टैटिक, और कुछ हम नई बात कर ही नहीं रहे। अब आप एक बात बताइए, आंसर क्या आएगा? अगर मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है सबसे पहले, तो पहले तो ये चल जाएगा और ये चल जाएगा, 100 और है ना? फिर आपका 1000। ऑब्जेक्ट बना, तो ऑब्जेक्ट गया M1 को बुला के ले आया, और M1 के पास जब गए तो हुआ क्या? एक्स और वाई प्रिंट हो गया, यानी 100 200 फिर 100 200, यही तो आएगा। 101। ओके सर। लो, आगे 100 200 फिर 100 200, पहले जो 100 200 आ रहा है वो इसका 100 200 है ऊपर वाले का, बाद में जो 100 200 आ रहा है वो इसका है। अरे आगे समझ में कर लोगे? यस। अब एक चीज और अच्छा सुनो। सर, मतलब हाँ बोलो 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 बोलो। सर ये मतलब स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा तो हमको क्लास नेम से, और इंस्टेंट बिल्कुल वेरिएबल बिल्कुल को कॉल बिल्कुल। तो ऑब्जेक्ट से। हाँ और बेटा। सर अगर लोकल लोकल वेरिएबल हो तो उसको सर कैसे लोकल करना है? वेरिएबल को तो मेमोरी वहीं मिलती है ना, लोकल में ही, उसको उसको तो भी। कॉल करने की जरूरत अच्छा ही नहीं, अच्छा। जब मेथड कॉल होगा तो वो तो अपने आप कॉल हो जाएगा। ओके। भाई साहब और सर कहने का, इसकी देखो कहने का मतलब ये इंस्ट- है कि अगर यहाँ पर हम इंटीजर a इक्वल टू 50 अगर लिख देते हैं, ठीक है ना सुमित? ओके। तो ये अगर हम यहाँ पे अब ये a को जोड़ दें, कोई दिक्कत होगी उससे बताओ? नो सर। क्योंकि भैया ये जो वेरिएबल है लोकल है M1 के लिए, हाँ। तो ये तो डायरेक्ट कॉल हो ऐड जाएगा फंक्शन के अंदर। मतलब तो फिर 100 200 और वही 150 यानी ढाई ये सौ 100 + 50 150, और 200 + 50 ओके। 250। इसको मेमोरी कौन सी एलोकेट होगी और सर? बता रहे हैं, ये लो, आ गया 50 50 बढ़ गया। यस सर। क्लियर? अब आया समझ में कि नहीं आया, पहले इतना बताओ जरा। यस सर। और अगर सर इसको मैं क्लास में यूज करूँ लोकल वेरिएबल, अच्छा हाँ ठीक है सर, कुछ नहीं। लोकल वेरिएबल कहाँ यूज होते हैं बेटा? हाँ हाँ वही मैं सॉरी। हाँ, कह दो कि सर को खेलते रहो, चाहे कुछ भी पूछ लो, मतलब ऐसा भी क्वेश्चन जो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना।
नहीं सर, आज चलो पता नहीं क्या हो रहा है माइंड में। चलो कोई बात नहीं। अब देखो अगला पॉइंट लिखा भी है, लोकल वेरिएबल गेट मेमोरी इन स्टैक, लीफो में मेमोरी मिलती है लोकल वेरिएबल को, सॉरी स्टैक में मेमोरी मिलती है, स्टैक लीफो ऑर्डर फॉलो करता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ मेथड ओनली, आफ्टर एंडिंग ऑफ मेथड मेमोरी गेट रिलीज, तो हम लोग ये बात पहले भी कर चुके हैं। इंस्टेंस वेरिएबल गेट मेमोरी इन हीप मेमोरी, इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी कहाँ मिलती है, हीप एरिया में मिलती है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी कब मिलती है, रन टाइम पे मिलती है जब क्लास फाइल लोड होती है। ठीक, और स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी कहाँ मिलती है, नॉन हीप में। तो यानी पॉइंट समझ लो, लोकल वेरिएबल को स्टैक में मिलेगी, इंस्टेंस वेरिएबल को हीप में मिलेगी, स्टैटिक को नॉन हीप में मिलेगी। अब इन तीनों में डिफरेंस कल पढ़ के आना कि स्टैक हीप और नॉन हीप क्या होता है, ये होमवर्क है। अगर सर स्टैटिक ब्लॉक और इंस्टेंट ब्लॉक दोनों अगर बने हो तो कौन पहले रन करेगा? ये कोई वो थोड़ी होता है, इसका कोई लॉजिक नहीं, जैसे आप कॉल कर लो। अब देखो लोकल वेरिएबल मेमोरी एलोकेशन कब होता है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ मेथड, मेमोरी एलोकेट होती है स्टैक में। इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान मेमोरी मिलती है, हीप में मिलती है। स्टैटिक वेरिएबल क्लास फाइल की लोडिंग के दौरान मेमोरी मिलती है, नॉन हीप में मिलती है। क्लियर? When we create the object inside any method, then object is destroyed when method completed. If any other method require object, then create the object inside main method. देखो कह ये रहा है, दोबारा करेक्ट करो फिर बताएं क्या कह रहा है। ओके सर।